गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के टाइप्स ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि आपने अच्छे से उसको रिपीट किया होगा और अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी। तो आज हम हमारा सेकेंड वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। जैसा कि हमने कल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस देखे थे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो उसी का जो पार्ट 1 था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो उसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट कौन कौन से होते हैं तो हमको इस चैप्टर के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब देखिए व्हाट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। अब इस लेसन के स्टार्ट में सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम सिंपल सेंटेंसेस किसको बोल सकते हैं। देखते हैं। द वर्ड सिंपल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स easy. Here the word simple means a meaningful group of words associated with one verb. तो हम सिंपल वर्ड किसको बोलते हैं? सिंपल मीन्स क्या होता है? सिंपल वर्ड बोलते ही आपके माइंड में आ रहा हो बहुत ईजी है, आपको कुछ भी उसके लिए माइंड नहीं लगाना पड़ेगा और आपको इजीली समझ में अगर आने वाली चीज़ होगी तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल है। तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और सिंपली आपको जो समझ में आ जाता है दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस, कि उसके अंदर एक ही वर्ब होगी। ऐसा वर्ड का ग्रुप, ऐसा जैसा सेंटेंस की डेफिनेशन तो हम कल देख चुके थे कि सेंटेंस हम उसको बोलेंगे कि एक वर्ड्स का ग्रुप होगा जिसका कोई मीनिंग होगा। पर सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा? जिसका मीनिंग हमको इजीली समझ में आ जाए और उसके अंदर एक ही वर्ब हो। वर्ब मीन्स एक्शन, कि उस किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई उस सेंटेंस देखने के बाद हमको 2 चीज़ें समझ में आती है। एक तो ये कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, कि जो वो उस सेंटेंस के बारे में जिसके बारे में हमको कुछ बताया गया है, और दूसरा कि वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या कर रहा है। तो जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो और उसके हमको समझ में आ जाए और उसके अंदर सिर्फ एक वर्ब हो तो हमको वो इजीली समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। आगे देखते हैं। वी हैव रीड अबाउट द सेंटेंसेस इन द प्रीवियस चैप्टर। वन ऑफ दोज टाइप ऑफ कॉल्ड द सिंपल और असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो फर्स्ट टाइप हमने सेंटेंस का पढ़ा था वो था असर्टिव सेंटेंस, उसी को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला था और आज मैम सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं। तो ये तीनों टाइप्स अगर आपके आते हैं तो ये तीनों एक ही टाइप के सेंटेंसेस को बोलते हैं। हम सिंपल सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आपको ये नेम ध्यान में रखने हैं, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस विच ओनली वन मेन वर्ब, कि उस सेंटेंसेस के अंदर जिनके अंदर एक ही मेन वर्ब होती है उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेते हैं। द फार्मर इज प्लफिंग हिज फील्ड। तो इस सेंटेंस को रीड कर, तो ये सेंटेंस देखिए, द फार्मर इज प्लफिंग हिज फील्ड, कि फार्मर अपने खेत में जुताई कर रहा है। तो इसमें देखिए कौन काम कर रहा है? फार्मर। क्या कर रहा है? प्लफिंग। तो आपको इस सेंटेंस देख के पता चल गया है कि जो वर्क करने वाला है, इसमें एक्शन करने वाला है वो है फार्मर, और क्या कर रहा है? तो इस प्लफिंग इज फील्ड। तो सेंटेंस के सेकंड टाइप में हम देखते हैं द गर्ल ब्रश्ड हर हेयर विद अ हेयर ब्रश। तो इसमें कौन एक्शन कर रहा है? द गर्ल। और क्या एक्शन कर रही है? ब्रश। तो रिमेंबर दैट इफ अ सेंटेंस हैज मोर देन वन मेन वर्ब इट इज मल्टीपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्शन हो। देखिए जैसे रेड लाइन से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारा वर्ब है, मीन्स एक्शन है, कि इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? इसमें प्लफिंग और इसमें ब्रश्ड। तो ये दोनों इस सेंटेंस के एक्शन हो गए। तो आपको सेंटेंस में से ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या है। एक्शन मीन्स जो वर्ब, जो काम इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो हमारी वर्ब होगी। तो अगर
जिस सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब होती है, ओनली सिंगल वन वर्ब होती है, तो वो हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। बट बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन वर्ब होती है, तो उसको हम मल्टीपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। बट आज के इस टॉपिक के अंदर आपके सिंपल सेंटेंस ही हमको सीखने हैं, तो इसलिए हम इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखते हैं हम आगे कि किसी भी सेंटेंस के टू मेन पार्ट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। द मेन टू पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस के जो टू मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। When a sentence is to be spoken or written, first of all we think of a noun that is doer or an action or about which something is to be said. A sentence is mainly divided into two parts. तो देखिए कोई भी सेंटेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था ऊपर कि किसी भी सेंटेंस को हम सिंपली रीड करते हैं या बोलते हैं, तो उससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक चीज, जब फर्स्ट थिंग क्या होती है कि उसमें कोई नाउन है। नाउन मीन्स हमारा सब्जेक्ट नाउन, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि नाउन का मीनिंग होता है नेमिंग वर्ड्स। तो अगर सेंटेंसेस के अंदर जो एक्शन करने वाला है और जो नाउन वर्ड आ रहा है कि जैसे कोई प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, इनका अगर नेम आता है जिससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम कि उस सेंटेंसेस के अंदर वो एक्शन करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, तो उसको हम नाउन या फिर हमारा सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंटेंस जिसके बारे में होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये टू टाइप में कोई भी सेंटेंस डिवाइड किया हुआ होता है। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि जो नाउन होता है सेंटेंस का और जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, द पर्सन और थिंग अबाउट दिस समथिंग इज दैट कॉल्ड द सब्जेक्ट। कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है अच्छे से कि हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे कि सेंटेंस पढ़ने के बाद में हमको सडन ये माइंड में आ जाए कि ये सेंटेंस हमको किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, किसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, जैसे अब आप इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। द स्काई इज कवर्ड विथ व्हाइट क्लाउड्स। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद हमको अच्छी तरह से ये पता चल गया है कि जैसे ये रेड लाइन से, ये रेड वर्ड से जो लिखा है द स्काई, तो ये सेंटेंस हमको किसके बारे में बता रहा है, स्काई के बारे में। तो द स्काई इज कवर्ड विथ व्हाइट क्लाउड, कि आसमान में व्हाइट बादल से आसमान हमारा ढका हुआ है। तो कौन ढका हुआ है, द स्काई। तो हमारा सेंटेंस किसके बारे में हमको बता रहा है, स्काई के बारे में। तो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो जिसके बारे में दी होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जैसा कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसको नाउन के प्रीवियस क्लासेस में हमने एज नाउन आपको इसके बारे में समझाया था, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि नाउन को ही हम सब्जेक्ट कहेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नाउन अलग है सब्जेक्ट अलग है, नहीं, आप नेमिंग वर्ड्स को भी नाउन के एज ए नाउन याद रखेंगे और इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्रेडिकेट। व्हाट वी से अबाउट द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का बचा हुआ जो भी सेंटेंस होता है, कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए अब हम इन सेंटेंसेस से अच्छी तरह से एग्जांपल्स लेके इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे और प्रेडिकेट हम किसको कहेंगे। जैसे द फार्मर इज प्लकिंग द पेन, द गर्ल ब्रश्ड हर हेयर विद अ हेयर ब्रश, द स्काई इज कवर्ड विद व्हाइट क्लाउड्स। तो ये सारी इस टेबल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर द फार्मर हो गया हमारा सब्जेक्ट और हमारा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इस प्लकिंग इज फील्ड, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो उसी तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में भी द गर्ल हमारा हो गया सब्जेक्ट और ब्रश्ड हर हेयर विथ अ हेयर ब्रश, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट देखते हैं द स्काई इज कवर्ड विथ व्हाइट क्लाउड्स। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द स्काई, और प्रेडिकेट क्या होगा, इज कवर्ड विथ व्हाइट क्लाउड्स। तो आपको इजीली ये लेसन पढ़ने के बाद एक बार
में आ गई होगी कि सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस जिसके बारे में हमको पता था उसको हम सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हम प्रेडिकेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये चीज फाइंड आउट करने आनी चाहिए कि इसके अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमको समझ में आ जाती है तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस को रीड कीजिए अलग अलग सेंटेंसेस को, और उसके अंदर से सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हम प्रेडिकेट की कैटेगरी में रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से इसको रिपीट कीजिए, और इसके बाद में जो लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो खुद आप अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। आपको आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिवीजन से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। तो रिवीजन में हम लोगों ने क्या सीखा था कल? राइट इन अ वर्ड्स, जो हम लोगों ने नंबर नेम्स के बेस पे करना था। तो नंबर नेम्स भी कुछ मैंने आपको सिखाए थे, और 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने को दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि सर्कल ऑन द बिगेस्ट नंबर। आपको सर्कल करना है बिगेस्ट नंबर पे। आपको पहले तो नंबर्स पहचानने हैं और फिर उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नंबर नेम्स अगर आप लोगों ने फिर से लर्न नहीं किया, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, नंबर नेम्स लर्न कर लेना। और नंबर नेम्स लर्न होंगे तो ही आप लोग आगे का, जैसे राइट इन अ वर्ड्स, राइट इन अ डिजिट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। ये तो थोड़ा सा रिवीजन पार्ट है आपका, तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग ले रहे हैं आगे सर्कल इन द बिगेस्ट नंबर। सीधा मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। सर्कल करना है आपको बिगेस्ट नंबर पे। 4324, 7346 और आपका है 8349, ठीक है। आपको इन तीनों में से बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। पहचानो, कैसे पहचानोगे? पहले तो देखो सब में डिजिट कितनी है, 4 डिजिट है, मतलब सारे 1000 वाले नंबर हैं। फिर देखो इसमें फर्स्ट डिजिट ये 4000 आ रहा है, ये 7000 आ रहा है, ये 8000 आ रहा है। यहीं से पता चल रहा है हम लोगों को कि सबसे बड़ा कौन है, 8000 वाला। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखो बी वाला, इसका COD आप लोगों को करना है, ठीक है। 2349, 2692 और 2384। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम इसमें भी 2000 है, इसमें भी 2000 है, इसमें भी 2000 है। तो 2000 है तो अगला चेक करो, इसमें 300, इसमें 600, इसमें 300। तो कौन सा बड़ा हुआ? 600 वाला। तो इसमें आएगा तो ये वाला सर्कल हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। सर्कल ऑन द बिगेस्ट नंबर बोला है, तीनों में से जो बड़ा है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट, इसका सेकंड के आपको COD करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। इसमें करना है सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको जो दे रखे हैं नंबर, उसमें जो छोटा है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। 2868, 2949 और 2834। क्लियर? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छोटा है। तो आप देखो इसमें 2000, इसमें 2000, इसमें 2000। फिर देखो इसमें 8, इसमें 9, इसमें 8। तो दोनों 8 वाले को चेक करो। 8 वाले में देखो इसमें 6 और इसमें 3। तो कौन आ रहा है हमारा स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट आ रहा है हमारा 2868 हो गया ये, और 2834 हो गया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये वाला। क्लियर? ऐसे करना है आप लोगों को। आ रहा है समझ में? ये स्मॉलेस्ट था, ये बिगेस्ट था। बिगेस्ट पे आप, मैंने 2 बताया, आपको 2 करने हैं अपनी नोटबुक में, और इसमें भी मैं आपको 2 बता रही हूँ। नेक्स्ट 2 आपको करने हैं COD, ठीक है। इसमें देखो 3492 और इसमें नेक्स्ट है 3784 और फिर है 4321। इसमें देखो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? बिगेस्ट मत कर देना, इसमें स्मॉलेस्ट है ये। इसमें 3000, इसमें 3000, इसमें 4000। तो 4000 तो लेना ही नहीं है। फिर देखो 3000 वाले में चेक करो, इसमें 400 है, इसमें 700 है, ठीक है, 100 की पोजीशन पे। तो छोटा कौन हुआ?
3400 वाला। क्लियर? तो यहीं से हमको धीरे धीरे एक एक डिजिट लेनी है, इसको चेक करते हुए जाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। इसका सेकंड और थर्ड का COD दोनों में COD दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा अच्छे से हो गया। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कर रहे हैं देखो। अब इसमें है आपका वापस से राइट इन अ डिजिट, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था राइट इन अ वर्ड्स, उसको राइट इन अ डिजिट में करना है। तो 4th का हम फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 2 मैं आपको बताऊंगी, 2 आपको करने हैं। ए इसका 3400 3421। अब इसको कैसे करते हैं देखो, आपके क्या आ रहा है 1000 है, 1000 के पोजीशन पे मतलब आपको 4 डिजिट में लेना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का आंसर आएगा आपका। तो आपका सबसे पहले 1000 के पोजीशन पे कौन है देख लो, 1000 के पोजीशन पे आपका 3 है, तो 3 आ गया 3000। 100 की पोजीशन पे कौन है आपका 4, तो 4 आ जाएगा। जो जहाँ जो लिखा है वही मैं लिख रही हूँ डिजिट में। और ये कितना है 21, इसको एक साथ पढ़ा जाता है 21, है ना। तो 21 3421। तो इसको हमने राइट वर्ड्स में लिखा था, तो इसको हमने डिजिट में लिखा, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसका बी वाला देखो, इसमें है 2755 ठीक है 2755। तो कैसे लिखेंगे, 1000 के प्लेस पे कौन 2, 2000, 100 के प्लेस पे कौन 7, 700 और 55। क्लियर? तो 2755। तो 2 मैंने आपको बताया, 2 आपको अपनी नोटबुक में सेल्फ करना है, ठीक है। बुक में सारा फिल कर लो पहले, फिर नोटबुक में करना। 2 ही करवाया मैंने आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द फॉलोइंग इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, है ना, क्योंकि ये इजी है। ये भी आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है देखो, ये सारे ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसका एक बता देती हूँ मैं, 4692। इसको कैसे टुकड़ों में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। 4 है तो 4 के पीछे जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दो। 3 डिजिट है तो 3 0। 6 के पीछे कितनी डिजिट है 2 0, तो 2 है तो 2 0 आ जाएंगे। और 9 के पीछे कितना 0 आ जाएगा, एक डिजिट है तो 1 0। और 2 बेचारा अकेला है तो वो 2 का 2 है ना, उसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो वो अकेला आ जाएगा। ओके, तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब टुकड़ों में लिख रहे हैं। तो 4692, 4600, इसको साथ में पढ़ते हैं 92 को। अगर आप लोगों को इसका उल्टा बोला जाता है, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। इसका चलो एक और कर लेते हैं, फिर इसका COD आप कर लेना, ठीक है। सबके 2 मैं बता रही हूँ, 2 आपको करना है। तो कैसे करेंगे, 7 के पीछे कितनी डिजिट 1 2 3, तो 3 0। 3 के पीछे कितनी डिजिट 2, तो 2 0। 2 के पीछे कितनी डिजिट 1, तो 1 0 और फिर 4 अकेला। क्लियर? तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर इसी का उल्टा बोला जाता है कि मैम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना, तो वो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए उसको भी देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 6th का फर्स्ट, ठीक है, 6th का फर्स्ट देखो, 6 के पीछे कितनी 0 है 3 0, फिर 3 के पीछे 2 0, फिर 90 और +6। तो कैसे सिखाया मैंने, इसको अगर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो इस टुकड़ों को वापस समेट भी सकते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो आगे आगे की डिजिट लिख दो, 0 को मत लिखना बस। कैसे करेंगे 6 3 9 6। क्लियर? 6 3 9 6, 6396। ठीक है, तो इसका एक मैंने कर दिया है, चलो सेकंड भी कर देती हूँ। इसमें 4 0 है, फिर 7000, फिर 600, फिर 70 और फिर 1। तो क्या आएगा देखो, 6 की जगह 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 1। क्लियर? क्या क्या ले लिया मैंने आगे की डिजिट, 6 7 6 7 1। ठीक है, तो 2 मैंने आपको बताया, 2 इसके आपको करने हैं।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, सर्कल ऑन द बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर है राइट इन अ फिगर, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सबके 2 ही आपको करने हैं। 2 मैंने बताया तो 2 आपको अपनी बुक में तो सारे ही फिल करने हैं, लेकिन नोटबुक में जो है वो 2 ही करने हैं, ठीक है। तो हम हमारी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में भाषा और व्याकरण पढ़ा था। भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा। और व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? व्याकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण। अब आप देखो, ये जैसे क्या है? कमल। अब इसको हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो क के अंदर क्या मिला हुआ है? अ, क हलंत। ये जो चिन्ह लगा रहे हैं हम वो क्या है? हलंत। उसी तरीके से म में भी क्या मिला हुआ है? अ। ल में भी क्या मिला हुआ है? अ। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद हम देखेंगे ये क्या है? स्वर है, और ये जो है वो क्या है? व्यंजन। अब इन शब्दों को, जो हलंत शब्द है, उनको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, और अधिक नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो इसे हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाएगी? वर्ण। अब आपको लिखना पड़ेगा कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई है। क्या है? छोटी से छोटी इकाई है। तो आप मेरे साथ बोलो, या आप अपनी नोटबुक में लिखो कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसे हमने टुकड़ों में बांट दिया है। अब इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसी तरीके से आप, अगर हमने इस पूरे शब्द को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, तो ये तोड़ना क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? वर्ण क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी हमने एक बार इनको तोड़ दिया है, तो और अधिक हम इसे तोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वर्ण। अब वर्ण जो है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि वर्ण क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया था तो हमने क्या पढ़ा था? अ, आ, ई, पूरी वर्णमाला पढ़ी थी। तो शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं क्रम से, अ के बाद आ, ई के बाद ई, फिर क के बाद ख, म के बाद, तो इस तरीके से हम अगर उन वर्णों को क्या करें? क्रम से लिख दें, तो वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला। क्या कहलाएगी? वर्णमाला। अब वर्ण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम, स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं। वर्ण भी क्या है? एक ध्वनि है। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी की सहायता के आसानी से बोली जाए, जिसके लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। और व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। अब आप कहोगे कि स्वर है क्या? ठीक है, कि जिसका उच्चारण में बिना किसी वर्ण की सहायता के हम जो बोलते हैं वो क्या है? स्वर है। और जिसके लिए स्वरों की सहायता ली जाए वो क्या है? व्यंजन। अब स्वर क्या है? आप सबको आता है, लेकिन आपको पता नहीं है। स्वर क्या है? अ, आ, आता है नहीं है? ई, उ, री, ए, ऐ, ओ,
औ। ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। और इनको बोलने के लिए, इनके उच्चारण के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसी तरीके से अब ये स्वर जो है वो भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन कौन से होंगे? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या होगा कि जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। अब आप देखो जो स्वर दे रखे हैं ये कितने हैं? टोटल 11 है। अब इन स्वरों में से आपको कौन से स्वर ऐसे लगते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है? तो अ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर है ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्यों है? क्योंकि इन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। अब बाकी जो बचे हुए हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या इनमें इनके उच्चारण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता है, यानी ज्यादा समय लगता है। इसीलिए ये कौन से शब्द, कौन से स्वर हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आ गया? अगर आपको पूछे कि स्वर कौन कौन से हैं तो आपको ये 11 ही बोल के बताने हैं। फिर ह्रस्व स्वर कौन से हैं? इसमें से 4 हैं, अ, ई, उ, री। बाकी बचे हुए जो शब्द है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। तो ये संख्या में कितने हैं? 7। समझ में आ गया आपको? व्यंजन है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, द, ड, न, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, श, त्र, य, श्र। ये वर्णमाला आपको पूरी नोटबुक के अंदर नोट करनी है, क्योंकि आपको ये याद करनी है। और आप ये याद नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर व्यंजन जो है, व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो कौन से व्यंजन किसके अंदर आते हैं। अब क से लगाकर म तक टोटल कितने व्यंजन हैं? 25। और व्यंजन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला व्यंजन क से लगाकर म तक जो 25 है वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। कौन से व्यंजन कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा य, र, ल, व दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। और ये संख्या में कितने हैं? 4। फिर है स, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 है, ये भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लगाकर म तक जो वर्ण है इनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अंदर नाभि से बोले जाते हैं, इसीलिए अंतःस्थ कहलाते हैं। स, श, श, ह यानी इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते वक्त जो हवा है वो बाहर
उष्म यानी गर्म होकर निकलती है, इसीलिए ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कितने व्यंजनों से? दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें किसी भी स्वर का योग नहीं होता है। चलो देखते हैं कौन कौन से मिलकर बनते हैं। जैसे कि क्ष है, अब इसके अंदर दो व्यंजन कौन से हैं? क प्लस स, इसके अंदर कोई दूसरा स्वर नहीं है। फिर है त्र, त प्लस र, इसमें भी कोई स्वर नहीं है। ज्ञ, ज प्लस य, इसमें भी कोई दूसरा स्वर नहीं है, यानी दोनों ही व्यंजन है। इसी तरीके से स्र है, वो बनेगा श प्लस र से। समझ में आ गया ना? एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन, दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन है। और अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। आपकी क्लास यहीं तक। आपको मैंने जो वर्णमाला लिखवाई है, जो स्वर बताए, व्यंजन बताए, आप उसे अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट कर लेना और उसे लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।